नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन का 7 बजे का आपका पसंदीदा शो। मैं लगातार दूसरे दिन आपके सामने हूं इसलिए क्योंकि देश में कुछ ऐसा मुद्दा ऐसी जगह से उठा है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। महाविद्यालय, कॉलेज या हमारे देश के ऐसे स्थान हैं, ऐसे कैंपस है जहां से देश का आगे का नेतृत्व, भविष्य का नेतृत्व विकसित होता है। लोग भले इसको हल्के में ले ले, लेकिन हम गंभीरता से लेते हैं क्योंकि यही से कल के भारत के कल के नेता आने वाले हैं। अगर ये अपने पिता की शहादत का भी राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोलेंगे तो ये निश्चित तौर पर तब जरूर अच्छा नहीं है जब पूरा देश इस मसले पर चर्चा कराए। और इसलिए आज इसमें क्या अपडेट है, पहले इसको दिखाते हैं, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। एक चीज जो मुझे गलत लगी, मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया था, वो ये था कि उन्होंने लिखा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, युद्ध ने मारा है। तो वो चीज मुझे गलत लगी क्योंकि वो चीज हमारे देश के खिलाफ है। उन शहीदों के, जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों का अपमान है वो सब। जिस बेटी के पिता ने देश के लिए जान दी है, वो बेटी इस देश के बारे में ऐसा बोल रही है, तो उनकी आत्मा को कहाँ शांति मिलेगी ये चीज सुन के। यानी कि उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनकी बेटी उस देश हित में बोले, और उन शहीदों का सम्मान तब होगा जब वो देश के बारे में कुछ अच्छा बोले, देश के बारे में बोले, क्योंकि हर चीज से बढ़कर हमारा देश है। सबसे पहले हमारा देश है, देश के बाद में और चीजें आती है। फोगाट के विचारों ने सुदर्शन की उस मुहिम पर मुहर लगा दी है जो हम तर्क के साथ प्रस्तुत करते आ रहे हैं। जी हां, देश की जनता और सरकार को सुदर्शन न्यूज बताता आ रहा है कि जेएनयू के जिन्न को दिल्ली विश्वविद्यालय में जगाकर राष्ट्रवाद की दार को कुंद किया जा रहा है। वामपंथ की आड़ में देश विरोधियों का हथियार बनी गुरमेहर को अपने किए पर अब पछतावा हो रहा है। यही वजह है कि उसने मंगलवार को शांति का पाठ पढ़ाने का अभियान बंद कर दिया और घबराकर दिल्ली छोड़कर घर लौट आई। गुरमेहर ने घबराकर जो ट्वीट किया है, पहले वो सुन लीजिए। मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, मुझे अब कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है। जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। आप सभी लोगों का शुक्रिया। कहते हैं आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है, और जब आग लग गई तो आपने मैदान ही छोड़ दिया। आपने इतना भी नहीं सोचा कि देश के खिलाफ विवादित बयान देकर आपने समूचे देश के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके बाद देश की जनता भी आपसे यही सवाल पूछ रही है कि आपको अकेला क्यों छोड़ दिया जाए। सुदर्शन न्यूज भी आपसे सवाल करता है कि शांति की पाठ पढ़ाने और युद्ध की परिभाषा समझाने के बाद जब आग लग गई तो आपने दिल्ली ही छोड़ देने का फैसला कर लिया, आपने एकांत में रहने का निर्णय ले लिया। क्या अकेले में आप आत्ममंथन करेंगी कि आपने आईसा और वामपंथियों के कहने पर उस मुहिम को चलाने की पहल की जिससे सिर्फ अशांति ही फैलती है? अगर आपने देश की जनता को विवादित संदेश वीडियो टेक्स्ट दिखाया तो आप मैदान छोड़कर अब भाग क्यों नहीं है? आपको अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। आग लगाकर अज्ञातवास में जाने की आपकी पहल ने आपके खिलाफ कई और तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। सुदर्शन न्यूज आपसे सवाल करता है, आपने अपने मुहिम के माध्यम से राष्ट्रद्रोही उमर खालिद और शहला रशीद को लाइमलाइट में लाने का काम क्यों किया? जिस तरीके से आपने अपने सवाल रखे उससे साफ है कि इसके लिए आपको मुहिम चलाने के लिए बाकायदा प्रोत्साहित किया गया ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रवाद की मुहिम पर सवाल खड़ा किया जाए। आपने जिस वीडियो टेक्स्ट के जरिए राष्ट्रवादियों पर सवाल खड़ा किया उसे किसके निर्देशन में तैयार करवाया गया? आपने अपने सवालों के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश की क्योंकि आपने अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाया। क्या आप और आपके विचारकों की यही मंशा नहीं थी कि भारत के मौलिक अधिकारों की गारंटी पर चर्चा हो? चुनाव के माहौल में आपने जिस तरह से राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह की चर्चा करवाई, क्या उसका उद्देश्य ये नहीं है कि ध्रुवीकरण को बल मिले? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जो आपकी इस हरकत के बाद जवाब के लिए मुंह बाए खड़े हैं। गुरमेहर आईसा की कार्यकर्ता आप हैं, तभी आपने कहा कि जो सवाल मैंने उठाए हैं वो मेरे नहीं बल्कि छात्रों के लिए हैं। अगर आप ट्विटर वार से इतनी परेशान थी तो फिर आपने रण छोड़कर ये संदेश क्यों दिया कि इस कैंपेन में शामिल लोगों को आगे की लड़ाई के लिए शुभकामनाएं? लगता तो यही है कि आपका और आपके थिंकर्स की रणनीति सफल रही। आपने एक शहीद जो कि आपके पिता थे उनके नाम का उपयोग कर छात्र राजनीति को ही जहराब कर दिया है। अगर आपकी मंशा यही थी तो आप सब सवालों से बच नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये अब तक का अपडेट है। अब हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य भी रखेंगे, इसमें झूठ क्या बोला गया है और उसकी सच्चाई क्या है, राजनीतिक कनेक्शन क्या है,
इसकी सच्चाई क्या है और इसके साथ अब दाव राजनीति क्या खेल रही है। आपके सामने पूरे डिबेट में हमारे साथ जुड़े रहेंगे 4 विशेष अतिथि। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, सुदर्शन पर आप इसके पहले भी इनको देख चुके हैं, राष्ट्रवादी विचारों का आवाज बुलंद करते। हमारे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अजय कुमार जी है, अजय वर्मा जी है, कुमार भी लगाते हैं। अभी तो इलेक्शन चल रही इसलिए कुमार नहीं वर्मा लगाना ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए आपने याद दिलाया, धन्यवाद। हमारे साथ साइबर सिपाही के रूप में पिछले लंबे समय से नेटिजन के तौर पर एक अच्छा काम करने वाले युवा एक्टिविस्ट है शुभम मंगला। तीनों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ डूसू की उपाध्यक्ष थोड़ी देर में जुड़ेगी, थोड़ी देर में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पैनल में रहेंगे और इन सब के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजनीति करने के लिए कई स्थान हैं। हम हमेशा ऐसा कहते हैं, गांव में खास करके कहा जाता है कि डायन कुछ घर छोड़ देती है और कम से कम एक घर तो छोड़ती है। क्या राजनीति के डायन कॉलेज कैंपस को नहीं छोड़ रही है? प्रोफेसर कपिल कुमार जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ बात जो कहना चाहूँगा कि जो आयसा है और ये जो लेफ्टिस्ट संगठन हैं छात्रों के, क्योंकि मुझे खुद 22 साल का तजुर्बा है सन 96 तक का, कि कैसे वहाँ माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है। 1853 के अंदर मार्क्स ने भारत के संदर्भ में कुछ टिप्पणियाँ की थी कि भारत का कोई इतिहास नहीं है, इतिहास सिर्फ आक्रांताओं का है। सवाल ये है, यहाँ ये नहीं है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे राज किया, किसको भारत दिया जाता है, ईरान को, तुर्की को, रूस को या अंग्रेज को। और फिर वो जितने अपशब्द हिंदुस्तान के बारे में हो सकते हैं वो सारे अपशब्दों का प्रयोग किया गया। उसके अंदर जाहिल हैं, मनुष्य हो के जानवरों की पूजा करते हैं, हनुमान की, पिछड़े लोग हैं, फंसे हुए, इन सब तरीके के। तो ये जो मार्क्स ने उपमाएं दी भारत के बारे में, भारत के मार्क्सवादी आज भी मार्क्स की उन उपमाओं को जो है पढ़ा करके चलते हैं। और एक मेरा बड़ा सीधा सवाल है इनसे, जो आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं मार्क्सिज्म से प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप की, यानी सर्वहारा का निरंकुश तंत्र स्थापित करने की। तो इसमें स्वतंत्रता की बात कहां से आ गई? बिल्कुल। और उसके बाद देखिए आप, विश्व के किसी भी मार्क्सवादी देश में, चाहे वो सोवियत यूनियन था, जरा वहां के नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता थी। चीन के अंदर नागरिकों को ठीक ठाक था तो 40 टुकड़े क्यों हो गए? चीन के अंदर आई नागरिकों को क्या स्वतंत्रता है? ये भूल जाते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश का संविधान, हमारा गणतंत्र, हमारा प्रजातंत्र, हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी ये सारी स्वतंत्रताएं ये जीवित इसलिए हैं भारत के अंदर कि आज हमारे देश का जवान सियाचिन में खड़ा होके, रन ऑफ कच्छ में खड़ा होके, हिमालय की चोटी पे खड़ा होके अपनी कुर्बानी देकर के हमारे इस प्रजातंत्र और इस स्वतंत्र की रक्षा करता है। बिल्कुल। अगर वो जवान नहीं होगा तो ये स्वतंत्रता क्या बच जाएगी? पाकिस्तान के अंदर कोई जरा नारे तो लगा करके देखे पाकिस्तान की बर्बादी करने के, या वहां पे कोई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नारा लगा दे कश्मीर की आजादी का, वहां पे पाकिस्तान से निकालने का। वो तो छोड़ दीजिए, वहां पर भारत का तिरंगा लगाया क्योंकि क्रिकेटर का फैन था, तो भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है। नहीं चौहान साहब, मैं यहां और चीज कहना चाहूंगा। हाँ। ये जो आज विश्वविद्यालयों के अंदर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, मैं जरा इन्हें सन 75 में ले जाना चाहता हूं। देश में इमरजेंसी लगी मैं आपके थी। पास आऊंगा, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। मेरा आपको ये सवाल, मैं शुरुआत यहां से चाहता हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हम डायन को भी कहते हैं कि एक घर छोड़ती है, राजनीतिक डायन कॉलेज कैंपस को क्यों नहीं छोड़ रही है? मैं आपको ही पूछता हूं एज ए प्रोफेसर। देखिए, सवाल बड़ा सिंपल है कि जिनको सत्ता का चस्का पड़ गया हो और सत्ता उनके हाथों से निकल गई हो, ये उस सत्ता को हासिल करने के लिए विश्वविद्यालयों का जो प्रयोग किया जा रहा है, और ये भूल जा रहे हैं कि एकेडमिक टेररिज्म नाम की भी एक चीज है। आतंकवाद का मतलब खाली बंदूक उठा लाना नहीं है, आर्थिक आतंकवाद भी है, बौद्धिक आतंकवाद भी है, और बौद्धिक आतंकवाद, सांस्कृतिक आतंकवाद, ये सबसे बड़ी चीज है कि माइंड को वॉश कर दे। एक छोटी सी बात कहता हूं यहां पे, इन्होंने लिखा कि मेरे पिता जो हैं पाकिस्तान ने नहीं मारे थे, युद्ध ने मारे थे। भाई, वो युद्ध किसने किया था? कारगिल का हमारी सेनाओं ने किया था हमला जाके, या पाकिस्तान की सेना ने हमला किया था? बिल्कुल, उसके ऊपर तो बहुत चर्चा हुई। और इस पे एक जवाब दें, आपकी उम्र क्या थी उस समय?
आज जिस तरीके से वो पोस्टर दिखा रही हैं और कर रही हैं, वो स्पष्ट है कि एक वीडियो बनाया जा रहा है और वो प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। हमने तो कल प्रोफेशनल इसका बनाया जा रहा विश्लेषण है। भी किया। नहीं, और एक बात और सुनिए, हाँ। उनको पोस्टर की क्या जरूरत पड़ गई? उनकी जबान तो किसी ने बंद नहीं की, ये पोस्टर बनाने की क्या जरूरत थी? अपनी जबान से बोले ना, डिबेट करे ना उन इश्यूज के ऊपर। साफ लगता है कि किसी ने पोस्टर बना के दिए, कोई प्रभाव है, कोई वो है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस किस तरीके के हथकंडे जो हैं अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा में ढालने के लिए अपनाए जाते हैं कुछ विश्वविद्यालयों के अंदर। और फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की आजादी कुछ विश्वविद्यालयों में चंद लोगों से बर्बादी आजादी के नारे लगानों से नहीं बची हुई है। इस देश की आजादी बिल्कुल बची हुई इसका है उपयोग तो हमारे केवल जवान की वजह से बची बिल्कुल हुई इसका उपयोग केवल खबरों में बने रहना, माहौल को बढ़ाना और चुनाव के दौरान ऐसे चर्चाओं को लाने तक सीमित है। वर्मा जी के पास चलता हूं। वर्मा जी, वैसे तो आपकी एनएसयूआई सपोर्ट कर रही है, लेकिन शायद आप इनका राजनीतिक इतिहास भूल चुके हैं। ये वही संगठन है जो आपके राजनीतिक शत्रु है। चौहान साहब, पूरे देश में जहाँ भी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, और यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इस बिल्डिंग के जो कंधा माना जाता है, कोई बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो युवा जो है इस आने वाली कल का कंधा है, उस पर ही बिल्डिंग का निर्माण होगा। जो पहले आज बुजुर्ग हैं वो उस वक्त कंधे थे, उनके ऊपर हिंदुस्तान बुल्टअप हुआ, उसका निर्माण हुआ। जो अब लोग हैं, ऐसी ये नई पीढ़ी जो आ रही है, जो शिक्षा दीक्षा जिस स्तर पर भी दी जा रही है, हिंदुस्तान में हर प्रांत में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी है, कोई ना कोई कॉलेज है। आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, संविधान के ढांचे में, संघीय ढांचे में छात्रों, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, महिलाओं का हो, पुरुषों का हो, जब एक व्यवस्था नहीं होती है तो उसके ऊपर खूब आंदोलन होते हैं, शोर मचते हैं। किस लिए? कि यहाँ चुनाव कराए जाए, यहाँ पर संगठन बनाया जाए। यहाँ वहाँ क्या होता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ, हर आदमी की सोच सकारात्मक नहीं होती, सकारात्मक हर पार्टी की सोच सकारात्मक नहीं होती। आप ही की चैनल में अगर 10 लोग हैं तो उनके 10 के विचार अलग हैं, किसी के अच्छे देखिए, मैं स्टूडेंट मूवमेंट का समर्थक हूं, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूं, मैं उसी को मेरा जो स्टूडेंट मूवमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या वहां पर जो आप बातें बोल रहे हैं वो छोड़कर उमर खालिद जैसे देशद्रोही को कैंपस में बुलाना और उसका समर्थन करना, कि मैं यही तो बता रहा हूं आगे कि इन सारी चीजें जब वहां चलती हैं, ये चीज आधार बनते हैं, तो ये तो आपकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप ये देखिए कि अराजकता और जो माहौल ख़राब करने वाले किस कदर हावी हो जाते हैं, और जो माहौल बचाने वाले और जो अराजक लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये भी एक सिस्टम का पार्ट है। इस हिंदुस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, जैसे प्रोफेसर साहब ने बड़ी बेबाक बात कही अभी, और बिल्कुल अच्छी बात, कोई मैसेज, कि कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से पर्टिकुलर, जैसे अब चुनाव तो 5 स्टेटों के चुनाव है, मुद्दा है, और भी आएंगे चुनाव, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन चुनाव कंटिन्यू चलते रहेंगे। बिल्कुल। आप आएंगे चले जाएंगे, हम आएंगे चले जाएंगे। इस वक्त जो देश के मंत्री प्रधानमंत्री हैं, ये एक्स हो जाएंगे, चले जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त व्यवस्था में परिवर्तन की अगर ज़रूरत है तो एक अच्छी सोच की, अच्छी थिंकिंग्स की, वो कोई भी पार्टी में कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए हमें मूल्य परिवर्तन नहीं करना, बल्कि विचार में सामाजिक समरसता लाने के लिए मूल्यों में जो गिरते हुए मूल्य का ह्रास है, जो स्तर है, आप बहुत फिलोसॉफी की लंबी बात कर रहे हैं। इसको क्यों समर्थन कर रही है? देखिए, एनएसयूआई ने किसी विचार का समर्थन किया है, उसका पर्टिकुलर, उसका ये नहीं विचार ये है कि उमर खालिद को वहां पर भाषण देने के लिए उमर खालिद का ना कांग्रेस समर्थन करती है, ना कांग्रेस ने समर्थन किया। इस मुद्दे पर उमर खालिद का कोई उपाध्यक्षा क्या कहती है, हमारे साथ जुड़ी है। वर्मा जी, मैं आपके पास दोबारा आतंकवाद का कैंपस के लोगों का क्या कहना है देखते हैं। हमारे साथ प्रियंका चावड़ी है, उपाध्यक्ष डूसू। प्रियंका, एनएसयूआई ने अब इस मैदान में कूद मारी है। प्रियंका, सबसे पहले तो एनएसयूआई को ये बोलना चाहती हूँ कि उनकी कोई भूमिका ही नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे वो छात्रों के मुद्दों की बात हो, चाहे वो अभी राष्ट्रवाद के
के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं छात्र, आम छात्र जो राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, उसकी बात हो। जस्ट बिकॉज उनको सुर्खियों में रहना है इसलिए आज वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मुद्दा क्या हुआ रामजस के अंदर, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में इनको पता नहीं है। और जहां तक बात रही रामजस कॉलेज के अंदर जो हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। लेफ्ट और वामपंथी लोगों के द्वारा जो हिंसा बरती गई और उनके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को कैंपस के अंदर बुलाने का प्रयास किया जाता है जिसने 9 फरवरी को देश के विरोध में नारे लगाए, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए, कश्मीर की आजादी मांगी और अफजल के अरमानों को पूरा करने वाले नारे लगाए, उस व्यक्ति को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ये लोग बुलाने का काम करते हैं। मैं एक और बात यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो इवेंट था, ये जो सेमिनार था, इस सेमिनार की कोई परमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर करने के लिए नहीं दी गई थी। मगर ये लोग लगातार बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करते। मगर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराया? आपने अनलॉफुली एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया, बिना किसी परमिशन के वो इवेंट करने की कोशिश करी। और जब उमर खालिद जैसे व्यक्ति का आम छात्र विरोध करता है तो आप हमारा दूसरा सवाल यह है कि ऐसा क्या कारण रहा कि अब ये बैकफुट पर चली गई है? आरोप लगाए थे एबीवीपी पर और अब बैकफुट पे आ रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहां तक बात है गुरमेहर की, मैं भी एक लड़की हूँ और अगर मुझे कोई रेप से थ्रेटन करेगा या मर्डर से थ्रेटन करेगा मुझे भी डर लगेगा। मगर आई अप्रिशिएट दैट शी इज फाइटिंग बैक। मगर अब उन्होंने उस कैंपेन से पीछा मतलब अपने पैर खिसका लिए हैं, ये उनका पर्सनल डिसीजन है, वजह कोई भी रही हो। आज मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, एबीवीपी ने खुद, क्योंकि उन्होंने एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा निकाला हुआ है, वो एक फर्स्ट ईयर की लड़की हैं, अभी कॉलेज के अंदर आई है, उनको विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जिसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, टीचर्स भी हैं और वाइस चांसलर्स भी हैं। धन्यवाद। ये स्टूडेंट नेता है और स्टूडेंट का कैंपस का मामला, इसलिए हमने ठीक समझा कि डूसू के उपाध्यक्ष का क्या कहना है आपके सामने रखा जाए। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, एक साइबर सिपाही के तौर पर आप इतने लंबे समय से हिंदुस्तान में अलग जगह रहे, राष्ट्रवाद का नारा दे रहे, अब साइबर में तो पहले से ही देशद्रोहियों की बड़ी भरमार थी, लेकिन ये देखने में मिल रहा है कि राष्ट्रवादी ताकतें किसी योजनाबद्ध तरीके से किसी कंस्ट्रक्टिव विषय को निर्माण करने के बजाय ऐसे षड्यंत्रों का जवाब देने में ही बिजी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया अब एक तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। पूरी तरह से हिंदुस्तान के अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स देखें तो सोशल मीडिया पे एक आतंकवाद थोपा जा रहा है, जो कि बौद्धिक आतंकवाद है, सांस्कृतिक आतंकवाद है। आप देखिए, जो भी कुछ घटनाक्रम है, अगर हम इसमें गुरमेहर कौर का ही लेके चलें, मैं आपको तफसील से बताता हूं कि इसमें किस तरह से परतें दर ब दर खुली हैं। ये सबसे पहले फेसबुक पे एक पोस्ट आई। नहीं, मैं ये आपसे ब्रेक के बाद जानूंगा। अभी मेरा ये सवाल था कि क्या एंटी नेशनल फोर्सेस सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव है? पूरी तरह से एक्टिव है, और वो एक्टिव है इसीलिए साइबर सिपाही या जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, जिसमें आप खुद भी शुमार होते हैं, आपका खुद का ट्विटर बहुत अच्छा चलता है, उसमें बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो हम लोगों को उनको काउंटर देने के लिए वहां पे एक मुहिम चलानी ही होगी और हम चला रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि इस मुहिम में जितने लोग हमारे से जुड़ सकें, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे अपना क्रिएटिव और जो सहयोग उसमें दे सकें राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रबल बनाने के लिए। सोशल मीडिया मैदान बन चुका है, इस मैदान के बाहर ये लड़ाई आ चुके हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साइबर सिपाही ने और कई राष्ट्रवादी खोजी पत्रकारों ने कुछ और तथ्य निकाले हैं जो ब्रेक के बाद आपके सामने रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुदर्शन देख रहे हैं, 7 बजे का आपका विशेष प्राइम टाइम वाला शो। हम आपके सामने अब तक डूसू के इस अपडेट में क्या हुआ और क्या प्रतिक्रिया ये दिखा रहे थे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में जो झूठ बोला गया उसका तथ्य क्या है। साइबर सिपाही ने कल रात में ही इसको एक्सपोज किया था, उसको हम आपके सामने दिखाएंगे। उसके पहले हम आपको गुरमेहर का ये ट्विटर अकाउंट दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान को शुभकामना दी गई है। 14 तारीख को, 14 अगस्त को
जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे होता है, उस पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे का ट्वीट है 14 तारीख का। 14 तारीख के ट्वीट में यह पाकिस्तान का नक्शा लगाया गया है और विशिंग यू आवर पाकिस्तानी फ्रेंड्स कहा गया है। जिसके पिता पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शहादत देते हैं, जिसके पिता पाकिस्तान के खिलाफ शहादत देने के बाद स्वर्ग में जाती है, उसकी बेटी उनके नाम पर राजनीति करती है, उसी पाकिस्तान को शुभकामनाएं देती है। हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने पिछले 12 साल में सुदर्शन पर जब भी किसी शहादत के अंत यात्रा का वीडियो चलाया तो हमने देखा है कि शहादत देने वाले शहीद के परिवार का छोटा 2-2, 3-3 साल का बच्चा भी ये कहता है कि मैं सेना में जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान में 7 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बेटी पाकिस्तान को गले लगाने, शुभकामनाएं देने और उसकी आज़ादी बरकरार रखने के लिए शुभकामनाएं दे रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरप्रीत का अकाउंट, गुरमेहर का अकाउंट हम आपके सामने दिखा रहे हैं। आप ऊपर तारीख में देख सकते हैं कि 14 अगस्त का ये ट्वीट है। कुछ और भी ट्वीट आपको दिखाते हैं। ये कौन है गुरमेहर? गुरमेहर को लोग एक 20 साल की शहीद की बेटी केवल कह रहे हैं, लेकिन आप इसके तथ्य में जाइए कि ये है कौन। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑलरेडी पाकिस्तान प्रो जिस पार्टी को कहा जाता है उस आप पार्टी की वॉलंटियर है। ये देखिए, जिन्होंने वीडियो बनाया है, जो राम नाम से वीडियो बनाते हैं, आपका पूरा सोशल मीडिया कैंपेन देखते हैं। केजरीवाल के साथ बैठे आधे वीडियो में, आधे में सेल्फी खींची है, सेल्फी खींचती हुई फोटो डाली गई है और ये सेल्फी उसी आदमी के साथ है जो व्यक्ति आप पार्टी का कैंपेन सोशल मीडिया पर करता है। और जो वीडियो बनाया गया है वो वीडियो भी उसी ने बनाया है। आप आधे वीडियो में वो देख रहे थे। कुछ और भी फोटो हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम वो सारे फोटो हैं जो फोटो कहीं से सीक्रेट नहीं निकाले हैं, ये उनके ही ट्विटर अकाउंट से लिए गए हैं। हमारे पास वो भी फोटो है जिस फोटो में ये तमाम उन सारे लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले लोग भारत तेरे टुकड़े होने के नारे देने के लिए माहिर है। इस बार का भी जो विवाद है वो विवाद उमर खालिद, देशद्रोही उमर खालिद, जिसके ऊपर भारत के कोर्ट ने आरोप को रखा है, डिनाई करने वाले एप्लीकेशन को नकारा है, जिसका बाप देश विरोधी कार्रवाई के कारण बैन किए गए आपकी मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिमी का संस्थापक अध्यक्ष था। ऐसे व्यक्ति के लिए जो शांति की बात, साथ देने की बात, स्टूडेंट की बात करती है, ये गुरमेहर के तथ्य सत्य आपके सामने है। गुरमेहर ने एक और बड़ा झूठ बोला है सद्भावना लेने के लिए। हम गुरमेहर के पिता का सम्मान करते हैं। मैंने कल भी कहा कि हम दोनों हाथ जोड़कर ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के रोम रोम के साथ उनके पिता के शहादत को नमन करते हैं। लेकिन उनकी बेटी उनकी शहादत का झूठा परिचय देके, कारगिल का नाम लेके उनके सद्भावना लोगों की इमोशंस के साथ कैसे खेल रही है, शुभम बताएंगे। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए हम 2 या 3 दिन पहले के मीडिया को देखते हैं। सबसे पहले अचानक से फेसबुक पे एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल होती है जिसमें एक लड़की दिखाई देती है तख्ती हाथ में लेकर के, और वो तख्ती बोलती है कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, जंग ने मारा है। ये तस्वीर बहुत बड़े लेवल पे वायरल हो जाती है सोशल मीडिया में, और वहां से ये चीज़ सोशल मीडिया से उठ करके जब उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं आती है, ये जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में। अब आप तथ्यों को समझिए, एक से एक मिला के कैसे कड़ियां मिलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरा का पूरा ध्यान डीयू रामजस का जो मेन मुद्दा था वहां से शिफ्ट हट जाता है, उमर खालिद से पूरा शिफ्ट हट जाता है और सारी चीजें आ जाती है गुरमेहर के ऊपर। वहां साइबर सिपाही का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है कि हमारे देश में एक ये जो तबका है जिसने पूरा ये जाल बुना है, इनकी मंशा क्या है। हमने इस पे सर्च करनी शुरू करी तो सबसे पहले एक आंकड़ा चुकाने वाला आया कि ये जो वीडियो अभी जारी हुआ है पिछले 2 या 3 दिनों में, 4 दिनों में, ये ओरिजिनली राम सुब्रमण्यम ने अपलोड किया था 28 अप्रैल 2016 को इंग्लिश में। राम सुब्रमण्यम वही व्यक्ति जो अभी फोटो में बगैर बाल वाला बैठा था, आपका जो मीडिया कैंपेनर है। हाँ जी, उसने इंग्लिश वर्जन अपलोड किया 28 अप्रैल 2016 को और उसी का हिंदी रूपांतरण 3 मई 2016 को अपलोड किया गया।
दोनों वीडियोस को अगर हम ध्यान से देखें तो 33वें सेकंड पे इंग्लिश वाले वीडियो में और 32वें सेकंड पे हिंदी वाले वीडियो में 5वीं स्लाइड जो 5वां कार्ड है उसमें लिखा जाता है कि मेरे पिता कारगिल के वॉर में शहीद हुए थे, कारगिल के युद्ध में। यह बकायदा वीडियो पे लिखा हुआ है। हमने उसमें स्टडी किया कि कारगिल के शहीदों की एक सूची निकाली जाए। हमने बहुत जगहों से सूची निकाली, जहां जहां से नाम मिल सकते थे। हमें कहीं पर भी कैप्टन मनदीप सिंह जी का नाम कारगिल के शहीदों में नहीं मिला। फिर हमने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए। उसमें हमें मालूम चला कि कैप्टन मनदीप सिंह जी 6 अगस्त 1999 को, तारीख गौर कीजिएगा, 6 अगस्त 1999 को कुपवाड़ा में शहीद हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ में। अब सर यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ, अगर हम उसकी टाइमलाइन को देखें, 3 मई 1999 को लोकल चरवाहों ने भारतीय सेना को सूचना दी कि कुछ संदिग्ध गतिविधियां चोटी पे आसपास दिखाई दे रही है। 5 मई 1999 को एक छोटी सी टुकड़ी वहां पे भेजेगी कारगिल के एरिया में हमारे जवानों की, जिनको की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया हमारे जवानों को। उसके बाद 9 मई 1999 को पाकिस्तान की ओर से बहुत हैवी शेलिंग शुरू हो गई। जी, खत्म कब हुआ? ये खत्म हुआ उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 14 जुलाई 1999 को घोषणा की कि ऑपरेशन विजय सफल हुआ है। और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना का आधिकारिक बयान है कि कारगिल युद्ध समाप्त हो चुका है, हमने कारगिल की एक एक इंच जमीन दुश्मन से वापस ले ली है। सवाल यहां पे अहम यह उठता है कि जब भारतीय सेना का आधिकारिक बयान है 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध समाप्त हो चुका है और 6 अगस्त 1999 को, यानी कि कारगिल युद्ध के समाप्त होने के 11 दिन बाद कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में कैप्टन मनदीप शहीद होते हैं। हम हर शहीद को रोम रोम से नमन करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी बेटी ने यह झूठ बोला या उनसे बुलवाया गया? यह प्रायोजित कार्यक्रम है, पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है। और दुख की बात है कि एक शहीद कैप्टन की बेटी को मोहरा बना करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपके बात में ऐड कर देता हूं कि कारगिल में शहीद हुए और जिनका नाम बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर में भी लिया जाता है, कैप्टन सौरभ कालिया के पिता ने असहमति जताई है इस गुरमीत के साथ और ये कहा है कि ये तरीका गलत है। इस तरीके से अपने किसी शहादत को लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, हम उनके पिता के शहादत को नमन करते हैं और रोम रोम से नमन करते हैं। हम हर शहीद को नमन करते हैं सर, हम बिल्कुल। लेकिन ये झूठ क्यों बोला गया? झूठ बोलने का कारण था कि कारगिल का एक हिंदुस्तान में एक भावनात्मक जुड़ाव है। 557 जो शहीद हमारे हुए थे उनके कारण कारगिल लड़ाई, और मुझे लगता है कि इस अभी जी रही जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के लिए जो युद्ध पता है वो कारगिल का ही पता है, 65 का नहीं पता है। इसलिए भी इसका महत्व है और इसीलिए उसका उपयोग किया गया, झूठ बुलवाया गया। शायद ये झूठ पता चला, ये झूठ अब उसके दिल में समझ में आया, इसलिए भी वो पीछे हट गई होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये झूठ सामने आना अपने आप में एक शहीद के बेटी के लिए ठीक नहीं है। पहली हरकतें तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब ये तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं है। मैं यहां पे अगर अनुमति हो एक और बात जोड़ूंगा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है और दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है समझने की, किस तरह से बौद्धिक आतंकवाद हम पे थोपा जा रहा है। आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी यह बौद्धिक आतंकवाद थोपा जा रहा है। क्योंकि अगर हम 3 मई तारीखें नोट करते जाइएगा दर्शकों के लिए, 3 मई 2016 के सारे अखबार उठा करके देख ले, बड़े से बड़े अखबारों में, चैनल्स पे बाकायदा लिखा गया है कारगिल के शहीद की बेटी ने वीडियो जारी करके पाकिस्तान के प्रति प्रेम दिखाया, पहला पॉइंट। और पिछले 3 या 4 दिन के बड़े बड़े पब्लिकेशंस, किसी का नाम लेना उचित नहीं है लेकिन सब समझदार दर्शक हैं आपके, एक एक चैनल ने न्यूज में और अखबारों में लिखा गया कारगिल के शहीद की बेटी को मिली धमकी। और आज की लेटेस्ट आपको ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं, अब से तकरीबन 4 घंटे पहले उन्हीं अखबारों ने अपनी वेब पोर्टल से कारगिल शब्द को काट दिया। जब से साइबर सिपाही ने वीडियो ब्रेक किया है कि कैप्टन मनदीप कुपवाड़ा में शहीद हुए थे, उन लोगों ने अपना स्टैंड बदल लिया है। तो ये बौद्धिक आतंकवाद नहीं है तो क्या है? और मीडिया प्रायोजित है ये सारा। बिल्कुल, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, ये शो जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 7 बजे के शो में हम आपके सामने पूरा मुद्दा रख रहे हैं कि कैसे कॉलेज कैंपस से राजनीति की जा रही है और शायद राजनीति चल भी जाती क्योंकि वहां से आने वाला युवा को ही कल का नेतृत्व करना है। लेकिन वहां अराष्ट्र नीति जब की जा रही है तब इसके खिलाफ बोलना बनता है। हमारे साथ बैठा हुआ पैनल इस विषय पर तमाम बातों के साथ आपके सामने तथ्य
खोल रहा है। अब इस तथ्य के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है हम आपको दिखाते हैं। आप केवल वीडियो देख के, केवल चेहरा देख के, नाम बताए बगैर समझ जाएंगे कि देश में जब ऐसी घटनाएं घटती है तो इसके पीछे यही होता है। देखिए, निवेदन किया कि जिन लोगों ने भी ये मारपीट की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने भी राष्ट्र विरोधी नारे लगाए उनको गिरफ्तार किया जाए। वो गिरफ्तार होंगे तो पता चल जाएगा बीजेपी वाले थे। गुरमेहर 20 साल की लड़की है, स्टूडेंट है, उसको जो धमकियां दी जा रही हैं बलात्कार की और इसकी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत अच्छा है, लेकिन केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने ये धमकियां दी है वो उनके तो अकाउंट्स वगैरह हैं, वो तो रिकॉर्ड पे है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि एक मैसेज जा सके कि प्रशासन और पुलिस, अगर कोई भी इस किस्म की हरकत करेगा तो प्रशासन और पुलिस उसको बख्शेंगे नहीं। प्रोफेसर कपिल के पास चलते हैं। ये आप जिस मार्क्सवाद की बात करते हैं उसका ये नया नवेला चेहरा है और तरीका भी। देखिए, एक बड़ी हास्यपद बात है कि जेएनयू में इन्हें नारे लगाने हो और देश विरोधी नारों को अगर लगाने से रोका जाए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये तो एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है, ये और विश्वविद्यालयों में भी कराया जाएगा। हैदराबाद में और हुआ ये तो वो केजरीवाल है जो खुद को चाटा और जूता मरवा लेते हैं, तो खुद बलात्कार के आरोप लगवाना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। मेरा एक सवाल और है बहुत बड़ा यहाँ पे। वो सीताराम येचुरी कुछ बोल रहे हैं, कुछ वृंदा वो तो अभी दिखाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? इस पे तो बड़ा सीधा कहना है भाई साहब, नौटंकी के आगे, गांव में जो नौटंकी होती है तो नौटंकी पे लोग हंस देते हैं, नौटंकी के ऊपर मजाक चलता है। अब इनकी किसी बात के अंदर कोई सीरियसनेस होती नहीं, मैं इनको सीरियसली लेता नहीं हूं, ना मैं इनकी बात पे केजरीवाल पर आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस जो पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरा अनुरोध ये है कि जांच एजेंसी इसमें जांच करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कोई भी बता दिया कि दोषी कौन है। नहीं, दोषी जो भी हो, जैसे देखिए ऐसे तो कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, जो भी जांच एजेंसी निष्पक्ष करेंगे सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरी एक चीज़, जैसे अभी आपने कुछ चीज़ें पेशे दिखाई मुझे कि वो 20 साल की वो लड़की गुरमीत मेहरे एक बच्ची है, वो चल रही है, आपने भाई ने भी अभी सारी चीज़ बताई। मैं एक चीज़, जैसे एक टाइटल था उसका, युद्धोन्माद के लिए साझा अभियान, थोड़ा सा गौर चाहूँगा सुरेश जी। युद्धोन्माद के लिए साझा अनुमान, इस पर क्या है वो, उसको अगर देखा जाए तो जब नवाज शरीफ का जन्मदिन होता है, पहली बार शायद संसार में और हिंदुस्तान के इतिहास में तो पहली बार हुआ था कि देश का प्रधानमंत्री बिना किसी उसके दूसरी कंट्री जाके वहाँ क्यों चला जाता है। मुद्दा मेरा केवल एक छोटा सा ये है कि जब वो उस प्रयास को करने के लिए वहाँ जाता है तो कोई चीज़ें, कहीं कोई लिख रहा है युद्धोन्माद, जैसे कोई लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, कट रहे हैं, राष्ट्र भाव से हट के कोई काम नहीं करना चाहिए, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन आपकी हैसियत देश में, संसार में 5वीं कंट्री आप शक्तिशालियों में माने जाते हैं, और जब आप खुद ही बिना बुलाए मेहमान बनकर देश के प्रधान, अब आप 125 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की गरिमा है, आप अकेले नहीं है, एक पार्टी के नहीं है, देश के हैं, आप कहते हैं, तो उसका भी तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता है तो इतना तो बोलना पड़ेगा। देखिए, एक कहावत है हमारे इलाके में कि चितवी मेरी, पटवी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। नहीं, हम अगर प्रधानमंत्री प्रयास नहीं करते हैं समझौते के, तो साहब बातचीत नहीं करते। अगर बातचीत करने का तरीके गरिमा के अनुसार होते हैं। आपकी बात का एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा जी, कि बताएं। आपने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री 125 करोड़ को प्रतिनिधित्व करते हुए जी हाँ, पड़ोसी मुल्क में जाकर के एक जेस्चर देते हैं कि उनकी माता जी के साड़ी लेके, वो एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के बाद मणिशंकर ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद, वर्मा जी, देश के आज तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री उस पद की गरिमा के खिलाफ नहीं है। वर्मा जी, मैंने आपको वर्मा जी, मैं इनका जवाब देता हूं। एक मिनट। देखिए, हम प्रोफेसर बात का समर्थन नहीं करते, हम हमेशा ऐसा है, खिलाफ रहते हैं। आज कश्मीर में सबसे ज्यादा नारे हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों लग रहे हैं, जबकि साझा सरकार, नहीं, आप 70 साल छोड़ दीजिए, हम तो गलत थे। नहीं, उसको छोड़िए। आप आपके अभी ये क्या चल रहा है, ज्यादा तिरंगे लहर रहे हैं, हम मुद्दे पे रहते हैं। है क्या
आंखों से नीति आप कुछ उसका अलग है, समर्थन करते हैं? एक नीयत मिनट। कुछ अलग है। आप उस कश्मीर के नारों का समर्थन नहीं, करें? हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हम देखिए, उसके खिलाफ हैं। मैं इसलिए चुप था कि आपको राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है, आपको थोड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे, ठीक है, नहीं, बोलिए, मैं बोल नहीं बोलिए, रहा, मैं उससे आपको उससे कोई केवल फर्क ये नहीं बता पड़ता। रहा। मुद्दा ये है सुरेश जी, कि आपको मैं ये एक बता आपको रहा एक हूं। अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस देश के कैंपस से होने वाले दुष्कृत्यों को रोका बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, दुष्कृति उसमें नहीं होनी बोलिए ना, चाहिए, नींव उसमें मजबूत बोलिए होनी ना। चाहिए, कंधे मजबूत होने चाहिए। ये कैंपेन पिछले साल ऐसे जुलाई में लोगों के और खिलाफ वर्मा है। जी ये वर्मा जी, कैंप- एक एक मिनट मिनट लूंगा जी। वर्मा जी, ये कैंपस वर्मा जी। ये एक मिनट रुकिए, मैं बोल रहा हूं ना। ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन आपके फायदे के लिए नहीं वर्मा जी। ये कैंपेन अगर आपके फायदे के लिए होता तो पिछले साल रिकॉर्ड हुआ वीडियो यूपी चुनाव के पहले चल सकता था, लेकिन ये चला है दिल्ली के चुनाव के लिए। मुंबई के चुनाव का परिणाम मीडिया में ज्यादा दिन बना ना रहे, इसलिए मुंबई के चुनाव की बीजेपी की विक्ट्री को तुरंत तोड़ने के लिए इस कैंपेन को रिलॉन्च किया गया, जिसका असर दिल्ली के चुनाव में एमसीडी में ना हो। गलती से भी अगर आपको लगता है कि आपके फायदे की चीज है तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रहे हमारे लिए फायदा है और नुकसान, हम तो ये कह रहे हैं सुरेश आपकी जी। लीडरशिप को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई इसमें खुद पड़ी है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं सुरेश जी, अब एक चीज मैं और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, आप इतिहास उठा लीजिए सारे हिंदुस्तान के हर स्टेट्स का, जहाँ जिला पंचायत के हों या इसके हों, एक आध बात तो छोड़ दीजिए, ये हमेशा सरकार के कोई भी हो, सरकार के चुनाव होते हैं। पिछली बार ये तो आपकी सरकार के थी, चुनाव होते पिछली हैं, बार आपकी मैक्सिमम सरकार थी सरकार ना, के दिल्ली चुनाव में होते शीला हैं। दीक्षित के समय में वो बीजेपी के पास गए थे। हमसे आपसे ये कहा सुरेश जी, हम तो 15 साल से दिल्ली पे तो आप थे, अपवाद सारा दीजिए, कर हम रहे इतने थे। तुच्छ विषयों पर क्यों और जा रहे हैं हम वर्मा उस जी? पे नहीं जा रहे हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है हमेशा की तरह गंदे विषय छोड़ के कभी देश की बात करने हम की। उसकी बिल्कुल हर बार खिलाफत- राजनीतिक हम उसको बिल्कुल खिलाफत करते हैं, और कोई इस माहौल इसलिए में उस पे बोलिए। यूनिवर्सिटी इस मार्क्सवाद के आंदोलन का ही एक और चेहरा यूनिवर्सिटी के ऊपर सीताराम अगर कोई येचुरी, राजनीति और देश का भविष्य केजरीवाल, निर्धारण करने का प्रयास करेगा तो सीताराम येचुरी जनता की फाइट उसको आपको दिखाती है। राजनीतिक बात नहीं है। सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्वतंत्रता चाहिए हमारे नौजवानों को, वो अपने ख्याल और अपने जो इरादे हैं उसको जो है स्पष्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़े सीखे, और उसके अंदर कोई जबरदस्ती थोप कर एक तरह की शब्दावली में बोलना है, जो आज कोशिश हो रही है आरएसएस और उसके छात्र अंग जो है एबीवीपी की तरफ से, वो जो है यूनिवर्सिटी के कल्चर के एकदम विपरीत जाता है। आज कहते हैं कि हम बताएंगे आपको राष्ट्रवाद क्या है, भाजपा के अध्यक्ष। अरे राष्ट्रवाद क्या है? वो हमारा संविधान है। जो राष्ट्रवाद उनका है वो है हिंदुत्व राष्ट्रवाद। हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए ये है भारतीय राष्ट्रवाद। हाँ, कम्युनिस्टों का और भारतों का क्या संबंध है? चाइना ने जब हिंदुस्तान पे आक्रमण किया तो आपके नेता कह रहे थे शांति सेना आ रही, इसके स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। वहां रूस में बारिश होती तो यहाँ छाता खोलते थे। ऐसे लोग, आपका हिंदुस्तान से क्या संबंध है? एक बाइट पूरी नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि समय नहीं, लेकिन चेहरा देख लीजिए, ये कौन है? ये भी इनके फेवर में बोल रही है, वृंदा करात। पूरी नहीं सुनवाते क्योंकि बोल एक ही है। बस आपको मैं बताना चाहता था कि इसके समर्थन में कौन सी फौज उतरी हुई है। यही हमने वीडियो आपको दिखाए, जो वीडियो नारे देते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे। प्रोफेसर कपिल। चौहान साहब, ये बड़ी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। मेरा इनसे एक सवाल है। बंगाल में सीपीएम की सरकार थी इनकी, इन्होंने अगर इतने बड़े स्वतंत्रता के ये पुजारी हैं तो तस्लीमा को बंगाल से जाने के आदेश क्यों दे दिए? क्या बांग्लादेशी राइटर तस्लीमा को डिड शी हैव ए राइट टू एक्सप्रेस हर व्यूज? वहां इनकी स्वतंत्रता कहां चली गई थी? क्योंकि इन्हें वोट पॉलिटिक्स करनी। अरे अगर इतने देशभक्त हैं तो 35 सालों में इनके मुख्यमंत्री ने कभी भी 26 जनवरी और 15 अगस्त का झंडा नहीं फहराया। और जैसा मैंने शुरू में कहा, इनके लिए कम्युनिज्म की मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर सिर्फ प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करना है, राष्ट्रवाद कोई नहीं। और 2 लाइन इनको मैं जवाब देना चाहता हूं, और एक कि जो ना बचा पाए मार्क्स और लेनिन के बुतों को रूस के गलियारों में, कि जो ना बचा पाए मार्क्स और लेनिन के बुतों को रूस के गलियारों में, वो क्या खाक बर्बाद करेंगे मेरे देश को? चलिए शुभम।
मैं अपनी बात से पहले वर्मा जी आपको बस 1 मिनट में उसका रिप्लाई करना चाहूंगा। जो आपने इस संदर्भ को थोड़ा सा मरोड़ के दिशा भटका दी हमारे पूरे आज की डिबेट की। जी सर, आपसे बहुत अदब से कर रहा हूं सर। जी सर प्लीज। जो आपने बोला कि इन्होंने एक युद्धोन्माद के विरुद्ध में एक कैंपेन चलाया शांति के, जी वो हमने ही पेश किया है। वो मैं आपको उसकी मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। उसकी पृष्ठभूमि ये है, वो 9 नवंबर 2016 को इन्होंने मंच साझा किया, लेकिन आपने उसको तुलना की मोदी जी के साथ में। एक सिंपल सा सवाल इसमें है कि मोदी जी साड़ी देने जिनके साथ में गए थे, क्या उन लोगों ने भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो नारे लगाने वालों के साथ साड़ी देने गए थे? इस लड़की ने जिसके साथ में मंच साझा किया, वो सारे वो लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का जिनका इतिहास है। कृपया करके उसके ऑर्गेनाइजर्स का आप नाम देखिए, वो भी हमने साइबर सिपाही ने दिया है उसमें जिस लोगों ने मन साझा किया। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। जी, एक चीज मैं कह दूं आपको कि जिस किसी भी लड़की या इज्जत के ऊपर कोई रेप करने की बात होता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन ये आवाजें तब कहां चली जाती हैं जब बगदादी यजीदी औरतों को गुलाम बना करके सेक्स के बेचता है इजराइल के बाजारों के अंदर। शांति की तब इनका मार्क्सवाद कहां चला जाता है? केरला में तब ये शांति का कैंपेन नहीं चलाते हैं। केरला और वर्मा जी की आखिरी प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह की राष्ट्र विरोधी चीज़ें अगर होती हैं तो कोई भी हो, उसके कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। राष्ट्र विरोधी चीज़ों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेगी। आतंकवाद की ना साथ कांग्रेस थी, ना है, ना होगी। चलिए, हमने इस पूरे प्रकरण में, मैं आप सबका आभारी हूं, हमने इस पूरे प्रकरण में जो सत्य आपके सामने रखा, वो सत्य केवल ये नहीं है कि उसके पिता की शहादत का झूठ बोला गया। उसका पूरा सत्य यह है कि ये पूरा कम्युनिस्टों का डाव है, जो इसके पहले अखलाक के लिए खेला गया, उसके पहले जेएनयू के लिए खेला गया। और जब भाजपा सरकार आई थी तो हमने आपके सामने 3 साल पहले, करीब 3.25 साल पहले कहा था कि अगले 5 साल तक आपके सामने वो मुद्दे उठाए जाएंगे जो मुद्दे जुड़े होंगे महिला से, जो मुद्दे जुड़े होंगे दलितों से, और जो मुद्दे जुड़े होंगे अल्पसंख्यकों से। अगले भी 2.25 साल तक यही मुद्दे आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के आधार पर बदनाम करने का प्लान के लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन अगर शहीदों के परिवार इसमें शिकार हो जाएंगे, मोहरा बनेंगे, तो देश के लिए गलत मैसेज जाएगा। और इसलिए आज 19 ऐसे बड़े शहीद परिवारों की प्रतिक्रिया आई है, जो 19 की 19 प्रतिक्रियाएं मेहर के खिलाफ जा रही है। हम जानते हैं इस देश के लिए जान देने वाले एक बेटा ही नहीं खोते, पूरा परिवार खोने के लिए तैयार रहते हैं। और जन्म ले चुका तो क्या, पेट में पल रहा बेटा भी देश के लिए देने के लिए तैयार रहने और संकल्प लेने वाली माताएं चिता पर खड़े रहकर अपना संकल्प लेती है। ऐसा ये हिंदुस्तान है, और इसलिए किसी शहादत पर राजनीति करने वाले को हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, और उससे भी बड़ी सजा देगा ऐसे व्यक्ति को मोहरा बनाकर दुनिया के सामने तमाशा करने वाले के लिए। आज के लिए इतना है। जय हिंद।